जी, गुड मॉर्निंग। कुछ पूछना है? चेक नहीं, चेक फिड्यूशियरी नहीं है। चेक एक तरह से क्रेडिट मनी वाली कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो नियमों के अंतर्गत होता है कि चेक कैसे बनेगा, क्या है ना। तो वो चेक की जो व्यवस्था है वो लाई ही इसीलिए गई थी कि कैश पेमेंट अगर नहीं करना है तो वो नियमों के अंतर्गत है, तो चेक को नहीं बोलेंगे। चेक को फिर क्रेडिट मनी कहेंगे। अगर हम कुछ ऐसा आपस में बनाते जिसका कोई राज्य से हस्तक्षेप नहीं होगा तब फिड्यूशियरी कहा जाएगा। तो फिड्यूशियरी तब होता है जब, अब जैसे मान लीजिए कोई चेक देता है किसी को, तो बाकायदा उसके नियम है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत अगर चेक डिफॉल्ट कर जाता है या आपने सिग्नेचर गलत किया है या अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो सब दंडनीय अपराध है। तो चेक के लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं, कैसे दिया जाना चाहिए क्या है, तो वो उसको वैधानिक बनाता है। क्रिप्टो फिड्यूशियरी हो सकती है। क्रिप्टो जब शुरू हुई तो फिड्यूशियरी थी। क्रिप्टो को आप फिड्यूशियरी वाले कैटेगरी में रख सकते थे। जब क्रिप्टो की शुरुआत हुई थी तब वो फिड्यूशियरी थी, पर धीरे धीरे उसके भी नियम वगैरह बन गए कि कैसे करना है, क्या करना है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो क्रिप्टो फिड्यूशियरी थी, शुरुआत में फिड्यूशियरी थी। गुड। जब नहीं, बैंक के पास, जैसे आरबीआई के पास भारत सरकार ने 115 करोड़ का सोना जमा किया, तब आरबीआई की स्वायत्ता अपना, तब आरबीआई ने पैसा छापा। पर जब भी आरबीआई को सरकार कहेगी पैसा छापने के, तो आरबीआई कहेगी पहले मुझे कुछ दीजिए, तो सरकार उनको दस्तावेज देती है, उसको प्रतिभूति भी समझेंगे, तो एक दस्तावेज देगी कि हाँ इतना पैसा मेरे बिहाफ पे आप छापिए, तब आरबीआई इस पैसे को छापेगी। तो कुछ ना कुछ सरकारी ट्रेजरी द्वारा, जैसे अमेरिका में मैंने आपको कल बताया था, तो अमेरिका में क्या होता था कि अमेरिकन सरकार वहां के फेडरल बैंक को, जिसको फेड बैंक भी बोलते हैं, फेड रिजर्व बोलते हैं, फेड रिजर्व को पैसा सोना देती थी उतना कि ये लीजिए आप जो है 8 किलो सोना या 8.8 किलो सोना, इतने $9 छाप दीजिए। इस तरीके से शुरुआती दौर में काम होता था। तो जो है पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। या प्रतिभूति कौन दे, वो डिपॉजिट कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। और उसके बाद आरबीआई इस पैसे को छापती है। ये ऑनर, जिसकी क्रिप्टो की जो ऑनरशिप है वो कलेक्टिव है। क्रिप्टो की ऑनरशिप कलेक्टिव है। जो माइनर हैं उनको भी क्रिप्टो में ही पेमेंट होता है। तो पहला ऑनरशिप माइनर्स ही हुए। हाँ, जो माइनर्स हुए वही पहले ऑनरशिप, क्योंकि उनका पेमेंट क्रिप्टो में ही होता है। तो मान लीजिए मैं माइनर हूं हम लोगों ने मिलकर एक, मान लीजिए, क्रिप्टो करेंसी बनाई, इमेजिनरी मानते हैं, तो उस क्रिप्टो करेंसी को बनाने में, प्रोसेस में जो भी खर्चा इत्यादि हुआ, उसके बाद हमें पेमेंट जो आएगा उसी क्रिप्टो में आएगा। तो शुरुआती दौर में मेरे पास इतना क्रिप्टो आ गया। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी इसका भी जो है कीमत बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से वो काम करता है सिस्टम। रुपया फाइनल मतलब? हाँ, यही मैंने आपको बताया कि इसीलिए क्रिप्टो अपने आप में रुपया है। आप उसको रुपए में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्रिप्टो अपने आप में ही रुपया है। उसकी वैल्यू किसी और रुपए के सापेक्ष कुछ और हो सकती है। तो क्रिप्टो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम सब ने मिलकर सोचा है क्रिप्टो बनाते हैं, तो हम सब लोग मान लीजिए माइनर हो गए, हमारे सबके कंप्यूटर पे डेटा हम सब एक साथ उसका इंक्रिप्शन करेंगे, और अगर इंक्रिप्शन में कोई चेंज करना हो तो कम से कम 50% लोग उसको अप्रूव करेंगे। अब हम सब लोगों को जो क्रिप्टो है उसका शुरू अलॉटमेंट होगा। तो मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम 100 क्रिप्टो बनाएंगे, तो हर एक को शायद 0.5 क्रिप्टो मिल जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए 20-25 क्रिप्टो हम में बट गए। अब बाकी के जो 75 क्रिप्टो हैं, उसको हम सेल करेंगे आगे। तो जैसे जैसे आपके पास लोग बढ़ते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, आपके क्रिप्टो की 0.5 जो वैल्यू थी वो बढ़ती जाएगी। अब यहां पर आपके मन में जो सवाल, अगर मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि इस क्रिप्टो को रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
या किसी और मुद्रा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इस समय क्रिप्टो की डिमांड कितनी है और कितना लोग उसके लिए देने को तैयार हैं। तो वो मार्केट के डिमांड के आधार पर निर्धारित होगा कि हाँ, अब जगह डिमांड ज्यादा, जैसे क्रिप्टो जब शुरू हुआ था तो बिटकॉइन मुझे याद है जब शुरू हुआ था 2010 में तो 100 रुपए का था, 100 रुपए का, और पहुंचा है 45 लाख तक। वही 100 रुपए की चीज 10 साल में 45 लाख तक भी पहुंची है। आपको समझ में क्या कर रहे हैं, वही चले यही जब काम ना कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लक्चुएशन बहुत है, वो डिपेंड कर रहा है कितना रुपया लोग देने को तैयार हैं। अब कुछ कुछ ऐसे है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये चश्मा जो है ये कितने में आप खरीदेंगे, तो कोई कहेगा भाई हम 10 रुपए में खरीदेंगे, कोई कहेगा 100 रुपए में, आपने बोली लगाई, कुछ कोई कहेगा 10 में खरीदेंगे, कोई कहेगा 100 में खरीदेंगे, कोई कहेगा 50 में खरीदेंगे, कोई कहेगा 150 में खरीदेंगे। फिर मैंने बताया चश्मा गांधी जी का है, एकदम से वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, कोई कहेगा हम 1 लाख में खरीदेंगे, कोई कहेगा 5 लाख में खरीदेंगे, कोई कहेगा 10 लाख में खरीदेंगे। अब तो ये चश्मा गांधी जी का है जिसको पहन के गांधी जी ने वो फला दस्तावेज साइन किया था। अब कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो रहा, बोली लग रही है, यहाँ पर बोली लग रही है, और बोली जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हर जगह जब भी हम किसी को कोई चीज बेचते हैं तो उसमें हम हमेशा बोली लगाते हैं कि भाई देखिए कितना तक लोग जा रहे हैं, कितना तक लग जाए। अब मान लीजिए जो है मैंने बोली लगाई कि मेरे पास क्रिप्टो है, क्रिप्टो है, कितने में आप खरीदोगे। अब मेरे पास मान लीजिए 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं क्रिप्टो के, कितने में खरीदोगे। और 500 लोग 700 लोग बैठे हुए हैं, मैंने पूछा 100 सिक्के हैं कितने में खरीदोगे, 15-20 लोगों ने कहा 10 रुपए में, 15-20 लोगों ने कहा 10 रुपए में, 50-60 लोगों ने कहा हम 20 रुपए में खरीदेंगे। उसी में से 50-60 लोगों ने कहा हम 20 रुपए में खरीदेंगे, 50-60 लोगों ने कहा हम 40 रुपए में खरीद लेंगे, 50-60 लोगों ने कहा हम 60 रुपए में खरीदेंगे, 50-60 लोगों ने कहा कि हम 80 रुपए में खरीदेंगे। अब मेरे पास 100 सिक्के हैं, तो 50-60 लोग 80 रुपए में तैयार है, 50-60 लोग 60 रुपए में तैयार हैं। तो मतलब मेरे लिए बढ़िया प्राइस हो गई 60 रुपए, क्योंकि इसमें मुझे 100 लोग मिल गए, जो 100 सिक्के बेच रहे थे मुझे 100 लोग मिल गए, तो मैं 60 में बेच दूंगा, इसके नीचे वालों को नहीं मिलेगा। अब फिर उसके बाद दोबारा बोली लगी, जो 60 जिन्होंने 60 में, हमने 60 में खरीदा है, बेच रहा हूं कितने में। कुछ लोग कहेंगे हम भाई 80 में खरीद लेंगे, 90 में खरीद लेंगे, 100 में खरीद लेंगे, क्योंकि लग रहा है कि आगे कीमत बढ़ रही है इसकी, 100 में खरीद लेंगे। ये जमीन में कैसे होता है कि हम जमीन खरीद रहे हैं, फिर आगे भी थोड़ा महंगा करके बेच दिया, फिर वहां से और महंगा होता है, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वो डिपेंड करेगा मार्केट में कि किसका। अब आपका सवाल कि पैसा किसको मिलेगा, पैसा उसको मिलेगा जिसके पास उस समय सिक्का होगा। अगर वो सिक्का मेरे पास है तो मुझे मिलेगा, आपके पास है तो आपको मिलेगा, सीधा सीधा, है ना। वो बिटकॉइन के केस में, सब में नहीं, अलग अलग का अलग अलग है। नहीं नहीं, वो उनका अपना डिसीजन है, वो जो ग्रुप है जिसने बनाया उनका अपना डिसीजन है, चाहे तो बढ़ा सकते हैं चाहे तो घटा सकते हैं, लेकिन जब एक बार डिसाइड हो गया और फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। सवाल विश्वसनीयता का भी तो है। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ मैं आऊंगा आपको जो है 50 क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, फिर 50वीं क्लास में कहूं 10 क्लास और चाहिए, फिर कहूं 10 क्लास और चाहिए, फिर कहूं 10 क्लास और, फिर आपको सर गुरुजी रहने ही दो अब, धन्यवाद। माइनिंग ये सेल्फ डिसाइडेड है। मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं एंटरटेन भी कर रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि आप सबके दिमाग में एक चीज बड़ी स्ट्रांग है, ये मैंने कॉमनली देखा है, शायद विषय का प्रभाव ऐसा है या यूं कहें कि हम बचपन से पढ़ते हैं, आप हर चीज को कानून की नजर से बहुत देखते हो। मार्केट का सबसे बड़ा नियंत्रक होता है आपस में एक दूसरे पे भरोसा होना, उससे बड़ा नियंत्रक अभी तक नहीं बना। इसलिए बार बार कह रहा हूं, कानून भी क्या एक तरह का नियंत्रण नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो कानून भी एक तरह का नियंत्रण ही है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ऐसा तो नहीं है कि कानून जो है, कानून है कि हमने आपने बनाया है, हमने आपने बनाया, और हम आपने कभी सोचा पुलिस वाले को, अभी आप ट्रैफिक पे बोलिए हाँ हाँ रुक जाइए, कोई नहीं रुकता, और आप ही ड्रेस पहन के खड़े हो जाइए तो सब रुक जाएंगे। तो ये जो म्यूचुअल भरोसा है, और ये भरोसा कई सारे फैक्टर से आता है। अगर मैं रोज अपनी बात बदलूंगा, कल मैंने कहा कि चाहे जो हो जाए 21 मिलियन से नहीं छापूंगा, अब मैं करूँ नहीं 22 मिलियन, फिर आप कहोगे 23 मिलियन, तो कहेंगे भाई तो छपता रहेगा तो वैल्यू तो कम होती रहेगी, क्यों खरीदे। जमीन की वैल्यू क्यों बढ़ जाती, क्योंकि मालूम है जमीन बढ़ नहीं सकती और यहां जनसंख्या बढ़ती रहेगी।
एक पूरी दुनिया में, यहाँ पूरी दुनिया में जितने लोग से जुड़े हुए थे, जो उस व्यवसाय से जुड़े, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है क्वाइन है। यही तो, इसीलिए तो उसको लीगल टेंडर नहीं बना रहे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपस में अगर दोनों पार्टी तैयार है तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास रूल नहीं बताइएगा कि हमने बिटकॉइन दिया था, वैल्यू घट गई कम, क्योंकि हमारे पास नियंत्रण ही नहीं है। भाई नियंत्रण तो हम उसी चीज का करेंगे ना जो हम रेगुलेट करते हो। जब आप आपस में डिसाइड कर रहे हो तो आपस में ही देखो। हमने क्या, भाई आपस में डिसाइड करो ना कितने सिक्के होंगे, कितना होगा, क्या वैल्यू होगी, तो आपस में ही देख लो। हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार का स्टैंड ये कि हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, इसीलिए उसको हमने लीगल टेंडर नहीं कहा। ठीक जी, और कोई प्रश्न? हाँ सर। कोई भी यूनिक पेंटिंग है उसको आपने डिजिटल फॉर्म में कर लिया, आपने डिजिटल फॉर्म में कोई पेंटिंग बना दी, कुछ भी बना दिया, आपने एनएफटी घर पे जाके देखा, फिर कोई एग्जांपल देखा? तो किस चीज का देखा आपने? एनएफटी का। हमने आपको कहा था कल जाके एक एग्जांपल देखे, कुछ भी हो सकता है। आपने डिजिटल कुछ भी बना लिया, आपने, आप ऑनलाइन आप क्रिएशन करते हो कि नहीं, डिजिटल ग्राफिक्स और ये सब, अब वो अपने आप में यूनिक है, तो जो यूनिक है तो एनएफटी हो गया। कुछ भी हो सकता है, फिजिकल पेंटिंग का डिजिटल स्वरूप भी हो सकता है, या डिजिटल पेंटिंग भी हो सकता है। सो कोई भी चीज यूनिक है। अब जैसे मकबूल फिदा हुसैन ने जो पेंटिंग बना दी, वो अब दोबारा नहीं बन सकती ना। कॉपी हो सकती है लेकिन वो पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि फिदा हुसैन ने बनाई है। वो पेंटिंग फिदा हुसैन ने बनाई है तो उसकी तो कॉपी नहीं होगी ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उसकी नकल कर सकते हो, वो ओरिजिनल तो वही रहेगी, एक ही रहेगी, फिदा हुसैन की ही बनाई हुई। तो वो अब किसी और चीज में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसको आप बोलोगे कि क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है। कॉपीराइट भी वही बात है। कॉपीराइट भी ये कहता है, कॉपीराइट का मसला ये है कि अगर मेरे पास कोई यूनिक चीज है, मेरे पास कोई यूनिक चीज है, अगर आप उसका प्रयोग करना चाहते हो तो आप मुझे बताओगे, एक्नॉलेज करोगे और उसमें हिस्सेदारी भी दोगे। तो मान लीजिए मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग को कोई और बनाना चाहता है, तो कॉपीराइट ये कहता है कि बिना मकबूल फिदा हुसैन की अप्रूवल के नहीं होगा, और अगर वो बेच रहा है तो उसका कुछ हिस्सा मकबूल फिदा हुसैन को जाएगा। इसको आप बोलोगे कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में आप किताब खरीदते हो तो जो किताब जिसने ओरिजिनली लिखी है उसको बिना बताए किताब छापी नहीं जा सकती, और जब आप किताब खरीदोगे तो उससे जो प्रॉफिट होगा किताब बेचने वाले को, उसका कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को जाएगा जिसने किताब लिखी है। तो कॉपीराइट क्या है, अधिकार की बात करता है कि इस पर्टिकुलर बुक पे, इस पर्टिकुलर पेंटिंग पे मेरा अधिकार है। एनएफटी भी उसी अधिकार की बात करता है, उसी अधिकार की बात करता है। इस लिहाज से वो दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं कि एनएफटी पर भी एक तरह से सेल्फ बिल्ड कॉपीराइट है, लेकिन कॉपीराइट के नियम जो है वो आपके जो तमाम सूत्र हैं, जैसे आपके यहाँ कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत आते हैं। एनएफटी जो है वो अपनी यूनिकनेस की वजह से डिजिटल एसेट बनती है, बात एक ही है। तो कॉपी, आप चाहे एनएफटी बोलिए चाहे आप कॉपीराइट बोलिए, आप यूं भी कह सकते हैं कि एनएफटी पे भी कॉपीराइट होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एनएफटी पे भी कॉपीराइट होता है। ठीक, तो एनएफटी वही हुआ, कोई भी ऐसी चीज। जी, बात क्लियर हो रही? नहीं, क्या, कौन सा पार्ट नहीं क्लियर हो रहा? जी, हाँ वो वायलेशन है, वो वायलेशन है और नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है, नहीं करना चाहिए वैसे से। हालांकि वैसे तो कॉपीराइट का वायलेशन बहुत होता है। आप देख रहे पूरी मुखर्जी नगर की मार्केट कॉपीराइट का वायलेशन है, सब जेरोक्स ही खरीद रहे हैं, सारे जेरोक्स ही कॉपीराइट के वायलेशन है। हर किताब का जेरोक्स मिल रहा है, हर नोट्स का जेरोक्स मिल रहा है, जबकि कॉपीराइट का सीधा सीधा वायलेशन है। एक कॉपीराइट का सबसे बढ़िया, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो लगा अभी तक का, हालांकि अच्छा भी था, मैं करोलबाग में था और कुछ देख रहा था कि नोट्स था, तो मुझसे उस दुकानदार ने बड़ा मतलब स्नेहवश कहा कि आप एक काम करिए, इकोनॉमिक्स का ये नोट ले जाइए, ये ज्यादा बढ़िया है। वो मेरा ही नोट था, इवेंचुअली मैंने डिक्टेट कराया था, क्लास में वो अवेलेबल था, तो कि ये अच्छा है। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, ईमानदारी से कहूँ थोड़ा अच्छा सा भी लगा। दो चीजों से अच्छा लगा, एक तो ये मुझे अभी भी स्टूडेंट समझ रहा है, वो ज्यादा अच्छी फीलिंग थी कि अच्छा चलो ये भी स्टूडेंट ही समझ रहा है कि ये नोट ले जाइए। दूसरा ये लगा कि आप ही के नोट को बता रहे हैं कि हाँ जो है ये बढ़िया नोट है, आप इसको ले जाइए। बट कॉपीराइट का वायलेशन देखिए आप कितना जबरदस्त है। तो आज तो डिजिटल वायलेशन भी बहुत हो रहा है,
तमाम ऐप हैं वो सब ऐसा करते हो, ठीक है, मतलब जब तक आपके पास सभी के तरफ के लिए जानकारी नहीं होगी तब तक शायद ये कॉपीराइट्स के उल्लंघन होते रहेंगे। तो वो बिल्कुल उल्लंघन है। अगर आप उसको इमिटेट करते हैं और बिना ओनर के परमिशन के करते हैं तो उसका उल्लंघन है, नो डाउट। हाँ वो अलाउड है, वो धोनी ने किया। अभी धोनी ने एनएफटी बनाई अपने सिग्नेचर की, महेंद्र सिंह धोनी की जो सिग्नेचर उसकी एनएफटी बन गई है, तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। दोनों बातें, एक्सेस बढ़ गया, एक्सेस बढ़ गया, कस्टमर्स बढ़ गए, बेस बढ़ गया, तो वो बहुत सारे उसमें बिजनेस एस्पेक्ट्स भी हैं। वो खैर यहाँ पर इशू नहीं है, उसके बिजनेस एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसके क्या लाभ है। लेकिन अगर वो उनके अप्रूवल से हो रहा है, उनके सहमति से है, तो बहुत सारे लोग अपने सिग्नेचर के एनएफटी बनवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी आवाज है, पेंटिंग, इन सब का एनएफटी बन रहा है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में। तो किसी आप बना सकते हैं, ये अलग बात है कि आपके एनएफटी की वैल्यू भी कुछ नहीं होगी। अभी बना लीजिए, हो सकता है कल को जब सिलेक्शन हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हू नोस। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज हो गई है ना जी। हाँ, वोटिंग में नहीं, लेकिन वोटिंग रिकॉर्ड में किया जा सकता है। ये बात चीफ इलेक्शन कमीशन कह चुके हैं, हालांकि कह के पीछे हट गए क्योंकि उन्हें लग गया बड़ी बात बोल दी मैंने, फंस जाएगा मामला। लेकिन ब्लॉकचेन का हम वोटिंग रिकॉर्ड में कर सकते हैं, उससे मैनिपुलेशंस नहीं होंगे। अगर हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें और मल्टीपल सर्वर्स पे चीजें हों, तो कम से कम जो भी मैनिपुलेशन हम उनका सोच रहे हैं कि जैसे वोटर आईडी में मैनिपुलेशन हो जाता है, इस तरह के, इन सब चीजों से हम बच जाएंगे। ये संभव है जी। ऑलराइट, काफी क्रिएटिव हो रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। ये नो हेलीकॉप्टर शॉट का भी एनएफटी, ये सही था, बढ़िया था। ऑलराइट जी। अच्छा, मजेदार बात है, जो पढ़ाया उससे एक भी सवाल नहीं आपने नोटिस करा, सारे सवाल इधर उधर घूम रहे थे। खैर, पर ये अच्छा है, इसका मतलब वो चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि समझ में आ गई हैं। तो हम कल एक त्वरित अवलोकन कर रहे हैं, तो हम कल बात कर रहे थे कि क्या है मुद्रा, मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे बार्टर एक्सचेंज की क्या क्या चुनौतियां थी। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि बार्टर एक्सचेंज, जैसा एडम स्मिथ कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय जितना सहज होगा उतना अर्थव्यवस्थाएं तीव्र होंगी। और यही कारण है कि बार्टर एक्सचेंज के समक्ष कुछ चुनौतियां थी जिसको ठीक किए जाने की जरूरत थी। क्या क्या चुनौतियां थी? एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही कि बार्टर एक्सचेंज तभी काम कर सकता था जब दोनों पक्षों में परस्पर आवश्यकताओं का सुमेल हो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो मतलब मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज अतिरिक्त हो जो आपकी आवश्यकता, और आपके पास उसी समय वही चीज अतिरिक्त हो जो मेरी आवश्यकता। तो इतना आसान नहीं था, यही कारण था कि बार्टर एक्सचेंज को बहुत बेहतर नहीं माना जाता था। प्लस विभाजन की समस्या थी, या विभाजन गुणन की समस्या बोल सकते हैं, क्षरण की समस्या, भंडारण की समस्या और अग्रिम भुगतानों की समस्या। इन सबको ठीक किया मुद्रा ने, और यही मुद्रा की शक्ति बनी। तो मुद्रा क्या? कोई भी ऐसी चीज जो विनिमय का माध्यम हो उसको आप मुद्रा बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसके माध्यम से आप लेन देन कर पाते हो और सर्व स्वीकृत हो। मैंने आपको बताया दो ही चीजें चाहिए होती हैं, सर्व स्वीकृति हो, सभी उसको स्वीकार करते हो, और वो विनिमय के माध्यम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो, तो आप उसको मुद्रा बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि मुद्रा के विकास की भी अपनी कहानी रही है। शुरुआत में मुद्रा जो है वस्तु आधारित थी, कुछ वस्तुओं को समझा गया, लेकिन वस्तु आधारित मुद्रा में एक बड़ी चुनौती हमेशा क्षरण की रहती है कि क्षरण होता है उसका। उसके बाद वो आगे चलकर धातु आधारित हुई, क्योंकि धातु में क्षरण नहीं होता था, इसलिए सबसे सक्सेसफुल मुद्रा के रूप में हम धातु आधारित मुद्रा को देखने लगे। अच्छा विकल्प था धातु आधारित मुद्रा, लेकिन जल्दी ही इसकी भी चुनौतियां दिखाई पड़ी। क्या क्या चुनौतियां थी? कि धातु आधारित मुद्रा में एक तो ये कि जो आपके पास धातु है उसकी स्रोत सीमित है, और जब विनिमय ज्यादा बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही, तो बहुत सारे जो है धातु के सिक्कों की और इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती। इसीलिए धीरे धीरे समझा जाने लगा कि किसके विकल्प ढूंढे जाएं।
विकल्प में ये हुआ कि क्यों ना हम एक टोकन मुद्रा बना लें, बजाय धातु को लेन देन करने की, जिसको हम वास्तविक मुद्रा भी बोल रहे थे, टोकन मुद्रा का इस्तेमाल करें। तो वास्तविक मुद्रा क्या, वो मुद्रा जिसमें जो मूल्य दिया जाना है या विनिमय होना है, या यूं कहें कि जो भी मुद्रा का अंकित मूल्य है वो उसके वास्तविक मूल्य के बराबर हो, मतलब उसमें इस्तेमाल की गई धातु का बाजार मूल्य भी उतना है। जबकि सांकेतिक या टोकन मुद्रा क्या हुई, जहां पर एक संकेत दिया गया, किसी के द्वारा प्रॉमिस किया गया कितना दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ लोग वित्तीय मध्यस्थ की तरह निकल के आए। वो क्या करते थे, आप वहां सोना जमा कर देते थे या अपनी धातु जमा करते थे, बदले में डॉक्यूमेंट देते थे और इस डॉक्यूमेंट को आप लेन देन कर सकते थे। शुरुआत में ये कुछ अपने परस्पर विश्वसनीय लोगों के बीच में विश्वास आधारित किया गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया फिड्यूशियरी मुद्रा या फिड्यूशियरी करेंसी या विश्वास आधारित मुद्रा। पर जब उसमें जालसाजी हुई होगी, उसमें कुछ चुनौतियां आई होंगी, तो ये कहा गया कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो, राज व्यवस्था डिसाइड करे मुद्रा कैसी, कौन निर्गमित कर सकता है, क्या उसके घटक होंगे। और यहां से हमने देखा फिएट करेंसी का दौर शुरू हुआ। फिएट करेंसी या वैधानिक मुद्रा, अब इतिहासकारों का इसमें बड़ी लड़ाई है कि वैधानिक मुद्रा कब कहां शुरू हुई, लेकिन आप मोटा मोटा कह सकते हो कि 19वीं सदी में हमको वैधानिक मुद्राएं दिखने लगी थी, जहां सब देशों में लगभग व्यवस्था बन गई थी कि मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, इसका ये प्रारूप होना चाहिए, इसका ये नाम होगा, इत्यादि इत्यादि। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये दिखाई पड़ा कि जो आपकी वैधानिक मुद्राएं हैं उनको लेकर कुछ चुनौतियां आई थी। वो चुनौतियां हमने कल समझी थी कैसे आई। उसकी वजह से समझ में आया कि एक ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जो सिर्फ केंद्र सरकार के कहने पर उनका केंद्रीय बैंक जारी करे, कोई और जारी नहीं कर सकता, और उसकी गारंटी एक तरह से केंद्र सरकार ले, कुछ प्रतिभूति कुछ चीज रखकर। अगर केंद्र सरकार जारी करता है कोई चीज स्रोत के रूप में रखकर और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है मुद्रा जो सभी के लिए बाध्यकारी हो, तभी तो उसका स्वीकार्यता बढ़ पाएगा। जब बाध्यकारी बना देंगे तो सब स्वीकार करेंगे, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। सभी के लिए बाध्यकारी, इसी को बोला गया लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर बनने के बाद दो तरह की वैधानिक मुद्राएं हो गई। एक वो वैधानिक मुद्रा जो बाध्यकारी है, जिसको लीगल टेंडर बोलेंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने स्रोत दिए हैं और केंद्रीय बैंक ने छापा है, और उसके अलावा अन्य सारी मुद्राएं जो तभी स्वीकार हो सकती थी जब दोनों पक्ष उसके लिए तैयार हो। उसको आप क्या बोलोगे, वो आपका हो गया क्रेडिट मनी। तो यहां पर सोना है, चांदी है, चेक है, मैंने पता ये सब क्या है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये सब क्रेडिट मनी हो गए। ये तब स्वीकार किए जाएंगे जब दोनों पक्ष उसके लिए तैयार हों। तो ये बात रही ओवरऑल की कैसे कंसेप्ट आया लीगल टेंडर का, क्रेडिट मनी का। मैंने आपको बताया कि इसी क्रम में आगे चल के क्रिप्टो आया। क्रिप्टो क्या था, जब ब्लॉकचेन तकनीकी आई, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब ये दिखाई पड़ने लगा कि हम ऐसा एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत मुद्रा भी बना सकते हैं जिसमें एक या दो संस्था, अब जैसे अभी क्या है, सिर्फ केंद्रीय बैंक है, अब अगर बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा कुछ मुद्रा बनाए, और मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने सोचा कि कम से कम क्या हम क्रिप्टो को फिड्यूशियरी बोल सकते हैं, इससे लगा कि हाँ उसी दिमाग उसी डायरेक्शन में भी सोच रहे हैं। तो ये सोचा क्यों ना हम अपनी एक और मुद्रा बना लें जो हमारे परस्पर विश्वास आधारित हो, इत्यादि इत्यादि, और इसकी कुछ लीगल बाध्यताएं भी हो, कुछ थोड़ा वैधानिक वाला एलिमेंट भी हो। यहां से कंसेप्ट आया क्रिप्टो का। कुछ देशों ने क्रिप्टो को जरूर लीगल टेंडर माना, पर भारत ने बहुत स्पष्ट किया था कि हम क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं मानते, उसको स्वीकारते जरूर हैं। स्वीकारते इसलिए क्योंकि उस पर लेन देन पर अगर कोई लाभ होता तो उस पर टैक्स लगाएंगे, और यहां पर टैक्स जो लगता है वो सिर्फ क्रिप्टो पर नहीं, एनएफटी किसी भी तरह के डिजिटल एसेट पर लगता है। जब डिजिटल एसेट बोलते हैं तो उसमें क्रिप्टो भी आ गया, उसमें एनएफटी भी आ गया, तो इन दोनों को मिला लेंगे तो आप उसको बोलोगे डिजिटल एसेट है। तो इस तरह से जो है हम ये कंसेप्ट लेके आए कि क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में दिक्कत क्या है, चूंकि इसका बाजार भाव घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसमें विश्वसनीयता की थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि आप नहीं जानते कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, किस पर्पज से किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई चीज विकेंद्रीकृत है, अभी मान लीजिए रुपए को लेकर कोई विवाद हो तो आपको मालूम है कहां जाना है, आरबीआई है, कोर्ट है। क्रिप्टो पे कोई विवाद होगा तो किसके पास जाएंगे, किसको ढूंढेंगे, कौन है माइनर, हमें तो पता भी नहीं कौन है भी कि नहीं। एक ही आदमी पता चला 500 कंप्यूटर पे माइनर है, कौन जानता है, जब हमें पता ही नहीं किससे बात करनी है, किसको अप्रूव करना है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक चुनौती क्रिएट करते हैं क्रिप्टो में। उस पर क्रिप्टो से एक चीज समझ में आई कि डिजिटल करेंसी हो सकती है, डिजिटल करेंसी हो सकती है। तो ये सोचा गया कि हम आज जब हमारा अधिकांश लेन देन डिजिटल हो गया है, बड़ी मात्रा का लेन देन डिजिटल हो गया है, तो हम नोट क्यों छापें,
उस पे 2 रुपए 63 पैसे का खर्च और 4 साल का प्लस पर्यावरण को नुकसान। नोट छापना पर्यावरण को, कि आप जानते हो कि कागज का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत पानी चाहिए होता है उसकी सफाई में। तो हम ऐसा क्यों करें, हम तो उससे बेहतर है कि हम भी डिजिटल करेंसी बना लें। यहां से कंसेप्ट आया सीबीडीसी का। पिछले साल के बजट में सीबीडीसी की बात कही गई और बड़े स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री ने कहा था सीबीडीसी का उद्देश्य यह है कि जो बैंकों में नोट के जो नोट है उनके रखरखाव और जो है छपाई इत्यादि के खर्च से बचा जा सकेगा और पर्यावरण फ्रेंडली भी होगा वो। तो इस तरह से हम जो है एक सीबीडीसी लेके आए। मैंने आपको बताया सीबीडीसी 2 प्रकार की, सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल। सीबीडीसी होलसेल सिर्फ वित्तीय संस्थानों के बीच में काम करेगा, आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीबीडी रिटेल सभी के लिए होगा, जिसको ई रूपी आर कहा जाएगा, वो सभी के लिए होगा, सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कोई वॉलेट या तो बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है या हो सकता है निकट भविष्य में आरबीआई अपनी तरफ से कोई वॉलेट जारी करे, अगर उसको ऑफलाइन मोड में रखना होगा तो इस तरह से जो है एक ई रूपी रिटेल और ई रूपी होलसेल की बात कही गई। ई रूपी रिटेल में वही डिनोमिनेशंस होंगे, उतनी ही मात्रा के जितने हमारे अभी के प्रचलन में नोट हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, यही डिनोमिनेशन रहेंगे उसमें। हालांकि सीबीडीसी होलसेल में हो सकता है बड़े डिनोमिनेशन इस्तेमाल किए जाए कि एक नोट 10 लाख का है, एक नोट 50 लाख का, इस तरह से हो सकता है। अभी फिलहाल जो अधिकतम नोट छप सकता है वो 10,000 का हो सकता है। तो इस तरह से जो है सीबीडीसी रिटेल, सीबीडीसी होलसेल लाया गया था। इतनी बातें हमने कर ली थी, इसको लिख भी लिया था। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एनएफटी की वैलिडिटी जो है, यहां पर ये एक अच्छा सवाल पूछा जिसने भी सोचा कि एनएफटी की वैलिडिटी को लेकर अभी कुछ बहुत स्पष्टता नहीं है। हाँ, जैसे कॉपीराइट में क्या होता है कि दवाएं हैं तो 20 साल, कुछ और स्रोतों में 30 साल, लेकिन एनएफटी को लेकर अभी ये क्लियर नहीं है कि इसकी वैलिडिटी कितने समय तक रहेगी। ये कुछ चुनौतियां भी हैं जो अभी एनएफटी जैसे चीजों को अभी बहुत नेसेंट फेज में है। अभी तो उसमें चुनौतियां आएंगी, तब कानून बनेगा, चीजें जैसे आवश्यकता बनती है उस तरह से बनता रहता है। तो धीरे धीरे तमाम देश अपने यहाँ कानून बनाएंगे कि एनएफटी का वायलेशन करने पे ये होगा, इत्यादि इत्यादि। अभी फिलहाल बहुत अर्ली फेज में है और इसलिए मेरे दिमाग में भी सवाल आया था जब मैंने पहली बार एनएफटी पढ़ा था, तो मैंने थोड़ा कोशिश भी की इसको इंक्वायर करने की, बट ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं कि एनएफटी को लेकर कोई जो है ऐसा कोई टाइम लिमिट है। मैं अनुमान ये लगा रहा हूं कि अगर कोई ऐसा मुद्दा कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी कॉपीराइट वाला सहारा ही लेगा, उसी बेसिस पे 20 साल या 30 साल को ही आधार बना देगा। पर वो जब कोई मुद्दा जाएगा तभी देखा। अभी तो बहुत प्रायोगिक दौर पर है, शुरुआती दौर पर है। अभी तो लोगों इसी बात पे खुश है कि एनएफटी बना दी, उसके वायलेशन की बात तो अभी बाद में आएगी। तो ये बात रही कि हाँ पूरा ये क्या कंसेप्ट क्लियर है। कल हम बात कर रहे थे कुछ और की, फिर मैंने आपको बताया कि जब हमने टोकन करेंसी शुरू की तो क्या होता था कि आप अपना सोना किसी के पास जमा करते थे, वो बदले में आपको एक पीस ऑफ पेपर देते थे, उसको बैंक नोट बोलते थे। इनफैक्ट बहुत पुराने बैंक नोट अब उपलब्ध हैं, थैंकफुली डिजिटल में उसको स्कैन करके उन्होंने उपलब्ध करा दिया। जैसे कि अगर आप देखें तो ये सब जो बड़े बड़े ग्रुप है ना, मॉर्गन शैक्स और ये सब बहुत पुराने शुरुआती दौर के ही ये लोग थे। तो हुआ क्या कि जैसे वेनिस से बहुत ज्यादा, आप जानते हो वेनिस पूरा व्यावसायिक शहर था, वेनिस और बॉम्बे में बहुत फर्क है नहीं। आप जाएंगे तो उतने ही आपको गंदा, उतने ही जो है वो भीड़ भड़क्का वाला इलाका दिखेगा, क्योंकि बॉम्बे भी एक तरह का ट्रेड रूट था भाई, वहां से समुद्र के माध्यम से बहुत सारे, वेनिस भी वही था। तो ऐसे शहरों में कुछ लोग जो है शहर किनारे जो है उन्होंने अपना ये सेवा शुरू की। क्या करते थे, आप उनके यहाँ जाइए, आप अपना बैंक नोट दीजिए, आप अपना सोना जमा करेंगे, बदले में वो एक डॉक्यूमेंट दे देंगे। इस डॉक्यूमेंट क्या बोलेंगे, बैंक नोट। आप इस बैंक नोट को ले गए किसी दूसरे शहर में, इन्हीं की शाखा, वहां पर आपने इसको इनकैश करा लिया, आपने 100 सिक्के जमा किए थे 1-1 ग्राम के, आपको 99 सिक्के मिल गए, और इस एक ग्राम मान लीजिए उन्होंने अपना सेवा रख लिया, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से जो है ये शुरुआती हुई, और चूंकि नदी के किनारे थे, समुद्र के किनारे, बैंक बोलते हैं इसलिए कहा गया, वो बैंक वाले इंस्टीट्यूट में इस तरह से बोला गया होगा, तो वहां से बैंक शब्द आ गया। अब मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो ये सिर्फ जमा लेते थे, पर जल्दी इनको लगा कि एक काम और भी किया जा सकता है। वो क्या काम है,
वो काम ये है कि हम लोगों को उधार दें, डेट दें। अच्छा, इसीलिए हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हमेशा एडवांस। अंग्रेजी में एडवांसिंग द लोन या एडवांस द लोन कहा जाता है। सो एडवांस या उधार दें, उधार दें। तो अब इन्होंने देखा कि हमारे पास, मान लीजिए, कल मैं आपको बता भी रहा था कि मान लीजिए उन्होंने देखा कि हमारे पास 1 किलो सोना रखा हुआ है, तो क्यों ना हम लोगों को उधार दें। अब उधार किस बात पे? इस बात पर कि भाई विश्वसनीयता है कि हम इस आदमी को जानते हैं, इत्यादि इत्यादि, जानते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको जानता हूं, तो मैंने आपको पैसा दे दिया। एक तरीका और भी तो हो सकता था कि अगर आप मुझे नहीं जानते हो और आप मान लीजिए बैंक हो, मैं आपसे उधार मांगने आऊं, तो एक तरीका यह भी हो सकता था कि कोई तीसरा पक्ष मेरी गारंटी ले ले कि हाँ मैं इनको जानता हूं। आज भी गांवों में ऐसा होता है कि भाई मैं इनको जानता हूं, कोई नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। तो कोई तीसरा पक्ष गारंटी ले ले। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए, आपको कह रहे भाई साहब कौन हो आप, क्या भरोसा। विजन कहे नहीं नहीं मैं जानता हूं इनको, आप इनको दे सकते हैं। जरा मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से। विजन कहे कि ये आदमी अच्छे हैं, मैं जानता हूं इनको, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, पेमेंट वेमेंट सही टाइम पे कर देते हैं। विजन ये भी कहे आपसे कि ये जो काम करने वाले वो भी अच्छा है, ये जिस फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है, चूंकि भारत में अगले 20-30 साल तक युवा पीढ़ी ज्यादा रहेगी, तो इनका बिजनेस चलता रहेगा। जिस देश में युवा पीढ़ी ज्यादा, उस देश में एजुकेशन बिजनेस हम चलता रहेगा, जाहिर सी बात है। ये जहां पे काम करने वाले वो भी जगह अच्छी है, जैसे दिल्ली है, वहां पर वैसे ऑलरेडी एजुकेशन हब है, इत्यादि इत्यादि। आपने देखा 3 चीजों की मैंने बात की, व्यक्ति कैसा है, बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट कैसा है, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है। इन्हीं 3 चीजों को आप सुनते हो, ए बी बी, ए बी सी, ए डी डी, जिसको बोलते हो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो अगर या तो आप व्यक्ति को खुद जानो या कोई और तीसरा आके आपको बता दे, इसीलिए शुरुआती दौर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी शुरू हो गई, और जो उस समय शुरू हुई वो आज बहुत बड़े मठाधीश हो गए। जो समय शुरू हुआ वो बड़े मठाधीश हो गए कि नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग जब ये यूपीएससी का शुरू हुआ गया कैरियर आप प्रॉस्पेक्ट, तो उसमें जो शुरुआती दौर के टीचर है वो मठाधीश है नहीं आजकल। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में मैं भी हो जाऊं, कौन जाने, है ना। खैर, अब ये बहुत स्वाभाविक बात है कि विश्वसनीयता कहां से आती है कि आप उनको जानते हैं लंबे समय। आप कुछ ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ एक काम करें, अपने घर पे एक पोस्टर लगा दें। कोई भी दुकान आपके दिमाग में है, पोस्टर लगा दें और 4 चौराहे पे 4-5 जगहों से पोस्टर लगवा दीजिए। सिर्फ इतना करिए और 5 साल पोस्टर रहना चाहिए लोगों की नजर में, और 6वें साल आप दुकान खोलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक विश्वसनीयता रहेगी कि हाँ 5 साल से दुकान एग्जिस्ट कर रही है। कहा जाता है कोई भी चीज 5 साल, इसीलिए महत्व है। 9 वर्ष की शुभकामनाएं, वो दिमाग में फीड होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति है, नेता है, जानते हैं इसको। नेता ऐसे ही स्थापित होते हैं। आप चौराहे पे लगा दिए 9 वर्ष की शुभकामनाएं इत्यादि इत्यादि, जब ये 3-4 बार आपके दिमाग में 3-4 साल रहता है, हाँ ये है नेता, ये क्षेत्रीय व्यक्ति हैं। वो मतलब निवेश खराब निवेश नहीं है, बिल्कुल सही सोचा समझा निवेश है कि आप जहां अपने क्षेत्र में कुछ नहीं करना है, थोड़ा जानना चाहते हैं लोगों को, बस अपने 2-3 लाख रुपए खर्च करके वहां पे 9 वर्ष की शुभकामनाएं इत्यादि इत्यादि। और नहीं तो फिर पोस्टर बंटवा दीजिएगा कैलेंडर के, उस पर नीचे अपना फोटो लगा के ना युवा नेता की तरफ से आप स्टैब्लिश हो जाएंगे 2 साल में। कोई बहुत क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी लाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, इसलिए पूरी दुनिया में आज भी 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको बड़ा महत्व दिया जाता है। एक जिस बहुत पुरानी है, 19वीं शताब्दी के शुरू में आ गई थी, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P। हालांकि इन पर मैं और बात आगे करूंगा। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। एक दूसरा जिसको हम बोलते हैं फिच ग्रुप, और एक तीसरा जिसको मूडी ग्रुप कहते हैं। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P और मूडी और फिच, ये शुरुआती दौर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी। इसलिए इनका पूरे विश्व में बहुत मान है, बहुत सम्मान है, क्योंकि ये रिसर्च ठीक से करते हैं, बताते हैं कि कौन कैसे है। और इसलिए आप सुनते हो कि भाई रेटिंग हमारी बढ़ गई, घट गई, तो हमें चिंता की बात है, अच्छी बात है, इत्यादि इत्यादि। उस पर भी आएंगे बाद में। खैर, तो कोई जब उधार लेने जाता है तो आदमी यही चेक करता है कि आदमी कितना भरोसे का है, पैसा दे पाए। दोनों बातें हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है बॉस, बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसको समझने की जरूरत है। मेरा दोस्त हो, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, और सब कुछ है, वो पैसा बिल्कुल देने की इच्छा रखता है, पर उसके पास स्रोत ही नहीं, तो पैसा देगा कहां से?
सिर्फ ईमानदारी से तो काम, मान लीजिए मैंने किसी को दे दिया 1 लाख रुपए, अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरी तनख्वाह जो है 1 लाख रुपए महीने है, अब कोई बैंक मुझे 10 करोड़ कर्जा दे दे तो मेरी होशियारी बैंक की बेवकूफी, और मैं कितना भी ईमानदार हूं तो बैंक को पे कहां से करूंगा, 10 करोड़ दूंगा कैसे, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें देखी जाती है, उनकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, ईमानदारी है कि नहीं, इन सब का ताना बाना यही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम भी होता है। तो इन्होंने एक चीज शुरू की कि जमा लिया और उधार देना शुरू किया। जब उधार देना शुरू किया तो समझ में आया कि भाई कुछ क्रेडिट वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि भाई आदमी कितना भरोसे का है, इत्यादि इत्यादि। और अब ये क्या करते थे, लोगों से जमा लेते थे, लोगों को उधार देते थे। मान लीजिए आपसे जमा लिया, आपका पैसा इनके पास जमा है और उधार देना शुरू किया। कल मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में इन्होंने गलती ये की कि जितना जमा है सब उधार दे दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये समझ में आया कि नहीं, जमा का कुछ हिस्सा हमेशा रिजर्व अनुपात के रूप में रहना चाहिए, इसको हमेशा रिजर्व अनुपात के रूप में रखें ताकि ऐसा ना हो कि जो लोग पैसा मांगने आए हैं उनको पैसा ना मिले। जमा को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे पास जमा करिए, बदले में हम आपको कुछ ब्याज देंगे, कुछ लाभ देंगे। तो मान लीजिए अब मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं उसको जेब में क्यों रखूं, मैं कोशिश करूंगा जमा कर देता हूं, कुछ तो आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि 100 रुपया जेब में हो तो कैश, बैंक में जमा हो जाए तो पूंजी, क्योंकि उससे आय के स्रोत बन रहे हैं। तो आप बैंक में जमा कर देते हो कि हाँ भी ठीक है, पैसा जमा रहे, वहां पे कुछ पैसा तो आएगा ही। तो ये लोगों से जमा लेते थे और लोगों को कर्ज देते थे, ये बैंकों का काम हो गया। अब एक तरह से ये मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगे, लोगों से वे पैसा लेना और जिनको जरूरत है उनको पैसा उपलब्ध कराना। इसलिए नाम दिया गया इनको, कल मैंने आपको बताया था, वित्तीय मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ, या आप अंग्रेजी में बोलते हैं इनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब ये वित्तीय मध्यस्थ दो तरीके से हो सकते थे, इसमें हम बाद में आएंगे हालांकि, कि वित्तीय मध्यस्थ दो तरीके से हो सकते थे। एक वो जो आरबीआई या केंद्रीय बैंक द्वारा जिनको लाइसेंस दिया जाए उनको बोलते हैं बैंक, और उसके अलावा जितने भी हैं उनको बोलते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जो किसी और कानून से, किसी और नियम से बने हों। एनबीएफ आई बोलते हैं, और उसी का एक प्रकार होता है एनबीएफसी, जो आप अक्सर न्यूज में सुनते हो, एनबीएफसी है। उस पर बात, तो अभी फिलहाल ये वित्तीय मध्यस्थ दो मोटे मोटे काम करने लगे थे। पहला काम क्या था, लोगों से जमा लेना। अब जमा कितने प्रकार का हो सकता है, जो हम बैंक से लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, ये डिपॉजिट मुख्य मोटा मोटा दो प्रकार का हो सकता है। पहला, जिसको आप बोलते हो डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा। मांग जमा में क्या होता है, मांग जमा वो होगा जिसको आप कभी भी, आपने पैसा जमा किया, आप कभी भी मांग सकते हो, कभी भी आप मांग सकते हो कि भाई मेरा पैसा वापस कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो आपने पैसा जमा किया हुआ किसी के पास, उसको कभी भी डिमांड करो तो उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा। मांग जमा भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं चालू खाता या करंट अकाउंट। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एक चालू खाता आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी मिलेगा, वो अलग चीज है। यहां पे बात करो बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के चालू खाते की। जो लोग बिजनेस फैमिली से होंगे वो आसानी से समझ रहे होंगे, बाकी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि आपने जब एटीएम आप इंसर्ट करते हो तो आपको लिखता है कि नहीं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता जो है, वो ज्यादातर बिजनेस गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें लेन देन बहुत फ्रिक्वेंट होता है। आप मतलब रोज दिन में कई बार पैसा निकालते हो, कई बार जमा करते हो, इत्यादि इत्यादि। चालू खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा कि चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो लेन देन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, स्थायित्व तो नहीं है, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, इत्यादि इत्यादि। तो उसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए चालू खाते पे हम ब्याज नहीं देते। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हाँ देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि भारत की दुविधा यही है कि भारत में वित्तीय जानकारी लोगों की कम है।
शार्क टैंक में क्वेश्चन उसने कितनों से पूछा, कई लोग कोई जवाब नहीं दे पाया कि चालू खाते में ब्याज क्यों नहीं दिया जाता। आप आए हैं स्टार्टअप करने, आपको ये बेसिक बात पता है कि नहीं, चालू खाते में ब्याज सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कैलकुलेशन संभव नहीं है, इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है पैसे का कि हम कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ दिन चाहिए होते हैं। आप वो लोग बचपन में पढ़ा होगा 10 से 31 के बीच में इतना पैसा था, इत्यादि इत्यादि, तो उस कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। पर हाँ, एक सुविधा दी जाती है चालू खाते में, उस सुविधा को आप जाने। एक सुविधा होती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्टिंग। ये क्या होता है, हो सकता है कुछ लोगों के नया शब्द हो बिल्कुल ही। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और मैंने आपको 55,000 का एक चेक दे दिया। आप बैंक में ले गए तो मेरे अकाउंट में तो 50,000 ही रुपए है, तो बैंक क्या करे, चेक वापस कर दे, डिसऑनर कर दे? नहीं, बैंक क्या करेगा, आपको 55,000 दे देगा और मेरे अकाउंट में -5,000 रुपए लिखाएगा कि एक तरह से लोन दे दिया मैंने इनको, छोटे समय के लिए लोन दे दिया। और जब मैं दोबारा पैसा जमा करूंगा तो 5,000 रुपए और कोई ब्याज बन रहा है तो ब्याज वो कट जाएगा, और इस तरीके से मेरी भी इज्जत रह जाएगी कि भाई चेक डिसऑनर नहीं हुआ और बैंक का भी काम हो गया। तो ये सुविधा ओवरड्राफ्टिंग कही जाती है। पूरे बैंकिंग सिस्टम में ओवरड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य ओवरड्राफ्ट करते हैं, केंद्र सरकार ओवरड्राफ्ट करती है। इसीलिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने तो बाकायदा किताब का टाइटल ही रखा है, उनकी किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट। बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि कैसे हम बहुत सारी चीजों में ओवरड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये उनकी किताब का नाम है। बड़ी अच्छी किताब है, एक आध बार कोई रेफरेंस आया तो मैं उसका जिक्र भी करूंगा। उर्जित पटेल की लिखी हुई किताब है। ऐसे एक आध बार आपको कुछ किताबों के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। मतलब अगर कोई चर्चित किताब होती तो पूछ भी लेते हैं। आरबीआई गवर्नर ने रहे उर्जित पटेल, ये जो नई नोट है उन पे उन्हीं का साइन था पहले खेप में। उन्होंने ये किताब लिखी है। तो ओवरड्राफ्टिंग समझ में आ रही क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, जब आपको अपनी क्षमता से अधिक पैसा दिया जाए तो उसका आप बोलोगे कि ओवरड्राफ्टिंग हो रही है। चालू, अब इस केस में चेक बाउंस नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए जो है, चेक बाउंस का मतलब आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं, आपने ज्यादा का चेक दिया हुआ है ना, डिसऑनर करना है, बाउंस करना। तो जब 55,000 रुपए का चेक था और 50,000 रुपए का मेरे अकाउंट में थे तो टेक्निकली चेक बाउंस हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं करते हैं ऐसा। वो क्या करते हैं, वो 5,000 दे देते हैं। ओवरड्राफ्टिंग कहा जाता है सुविधा को। ये सिर्फ अगर आप देखो तो चालू खाते में या कुछ विशेष प्रकार के बचत खाते में ही दी जाती है। पर ओवरड्राफ्टिंग अच्छी सुविधा है, आपको भले ब्याज नहीं देते। ओवरड्राफ्ट अच्छा, बिजनेस में बहुत मत, क्योंकि आपको ध्यान नहीं कितना पैसा चल रहा है, कहां पर। जी सर, हाँ बिल्कुल लिमिट है। बिल्कुल अगला सवाल वही है कि अब मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है और मैं 5 लाख का अमाउंट दे दूं तो नहीं। वो बैंक का आपके लेन देन पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में करोड़ों का लेन देन हो रहा है और अकाउंट बाय एंड लार्ज ठीक है, क्रेडिट रिकॉर्ड ठीक है, डिफॉल्ट नहीं है कोई, तो बैंक थोड़ा ज्यादा लिमिट दे देता कि ठीक है, अगर 50,000 1 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा। अब जिसके अकाउंट में लेन देन ही 1 लाख रुपए का हो रहा हो, उसको तो 1 लाख का नहीं देगा ना, उसको फिर लिमिट देगा 5,000 रुपए, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है, कितना लेन देन हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसको ओवरड्राफ्टिंग सुविधा कहते हैं। क्यों नहीं, जब अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको मिलेगा। यूपीआई तो एक माध्यम है पैसा लेने देने का। यूपीआई एक सिंपल माध्यम है पैसा लेने देने का। अभी यूपीआई को आप क्या समझ रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। यूपीआई समझ यूपीआई एक सिंपल माध्यम है पैसा लेने देने का, जो भी आपके अकाउंट में। अगर आप बचत खाते के से पैसा दे रहे हो यूपीआई के माध्यम से, तो बचत खाते में तो आपको ब्याज मिल ही रहा। यूपीआई तो एक माध्यम है पैसे के ट्रांजैक्शन का। यहां से वहां ट्रांजैक्शन करने के लिए आप एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हो यूपीआई। जैसे आप किसी को पैसा देते हो, फिजिकली दे सकते हो, किसी को पैसा देने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यूपीआई क्या हुआ, एक माध्यम हुआ पैसा लेने देने का। ठीक,
नहीं, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्या है वो है। अभी अलग अलग ओवरऑल हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। अलग अलग बैंक के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अगर वो कुछ आपको अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं उस करंट अकाउंट पे, जैसे करंट अकाउंट पे कई बार हमें एक क्रेडिट लिमिट भी दी जाती है, ऐसे केस पे हो सकता है वो कुछ चार्ज करें। वो तो बैंकों के और आपके बीच की समझ है, या मोटा मोटा कंसेप्ट क्या उसकी बात हो रही है। एक एक बैंक पे हम नहीं जा रहे, वो पार्टी टू पार्टी वेरी करता है कि पार्टी से क्या एग्रीमेंट है। जनरली जब आपका बचत आपके पास करंट अकाउंट होता है बिजनेस का, तो बैंक आपको एक सीसी लिमिट भी देता है, क्रेडिट लिमिट भी देता है कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं, ऐसे में कुछ चार्ज भी कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अभी आएंगे सब 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 धीरे धीरे आएंगे कि हाँ क्या उसका हो रहा है। तो ओवर आपको समझना है पहले तो कि बचत खाता क्या है, चालू खाता क्या है। चालू खाते में ब्याज नहीं देता पर ओवरड्राफ्टिंग की जाती है। दूसरा जो खाता हो सकता है डिमांड डिपॉजिट का, उसको बोलते हैं बचत खाता या सेविंग अकाउंट। ये भी डिमांड डिपॉजिट ही है, आप जब चाहे आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नियम कुछ शर्तें होती हैं। एक दिन में से ज्यादा निकाल सकते हैं, एटीएम से इतना निकाल सकते हैं, या कम से कम खाते में इतना होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इसको आप बोलोगे क्या है, बचत खाता। बचत खाते पे ब्याज दी जाती है। ये हम लोग जो खाता इस्तेमाल करते हैं ये साधारणतः बचत खाता होता है। बिजनेस में जो खाता इस्तेमाल होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो बचत खाते पे ब्याज दी जाती है, चालू खाते पे ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दी जाती है। कुछ एक बचत खातों में कभी कभी ओवरड्राफ्टिंग बैंक दे सकता है, वो बैंक और आपके बीच की समझ है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका पहला शब्द हुआ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसीलिए इसको कासा भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट को कासा भी कहा जाता है। अगर आप किसी बैंक वाले से मिलेंगे तो कहेगा भाई साहब मैं कासा में काम करता हूं, मतलब मैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वगैरह देखता हूं, इत्यादि इत्यादि। सो कासा भी कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट में आपके दोनों आ गए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, वो सुविधा दी जाती कुछ एक केस में कि मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में भी पैसा नहीं है और आपने किसी को ज्यादा का चेक वगैरह दिया है, तो उसमें वो ड्राफ्टिंग की जा सकती है। वो डिपेंड करता है बैंक पर कि बैंक आपकी सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ एक हाई एंड कस्टमर्स को, अब जैसे मान लीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में ले दे के 1.5-2 लाख रुपए पड़े रहते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अगर करोड़ों में पड़ा हुआ तो बैंक एक आध बार ओवरड्राफ्टिंग दे देता है कि अगर मान लीजिए पैसा नहीं भी रहा है, ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, तो वो पास कर देता है, फिर आपके उसमें लोन की तरह कंसीडर कर लिया जाता है। तो चालू खाता, बचत खाता, ये क्लियर हो गया। ज्यादातर जो खाते होते हैं बिजनेस में चालू खाते होते हैं, ज्यादातर जो हमारे खाते हैं वो बचत खाते होते हैं। सामान्य खाते, बचत खाते पे ब्याज, चालू खाते। जी सर। यूपीआई ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हो तो जनरली करंट अकाउंट या ऐसे किसी केस में अगर बैंक से आप ऐसे सुविधा लेना चाहे तो ले सकते हो। बैंक उसके लिए चार्ज करता है शायद, पर कुछ एक केसेस में यूपीआई, क्योंकि यूपीआई तो माध्यम है, जैसे चेक माध्यम है, सो यूपीआई भी माध्यम है। यूपीआई को आप लोग थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप सिंपल एक तरीका है पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में देने का, तो यूपीआई में भी ओवरड्राफ्ट, तो आपके खाते में ओवरड्राफ्टिंग होती है। ओवरड्राफ्टिंग खाते की हो रही है कि खाते में बैलेंस है कि नहीं। अब मैं किसी भी माध्यम से पे करूं, मैं चेक से पे करूं मान लेना, या यूपीआई से पे करूं, एनईएफटी करूं, आरटीजीएस करूं, किसी भी तरीके से पेमेंट कर रहा हूं। ओवरड्राफ्टिंग कहां पे हो रही? खाते में हो रही है कि मेरे खाते में जो पैसे है उससे थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। अगर मेरे खाते में पैसा 50,000 है और मैंने किसी को 55,000 ट्रांसफर करना है, तो खाता मुझे सुविधा देता है कि ठीक है आप 55,000 कर लो, बाकी हम आपको 5,000 कर्जा मान लेंगे। तो वो तो क्या हो गया। अब आप कल को मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है, आपने स्वाइप किया अपने चालू खाते को, तो वहां भी ओवरड्राफ्टिंग हो सकती है। तो आप यूपीआई में भी कर सकते हो, अपने खाते से भी कर सकते हो। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब खाते से है कि आपके खाते में जितना पैसा है उससे ज्यादा भी कभी कभी पेमेंट किया जा सकता है। अब पेमेंट आप किसी भी माध्यम से करें, चेक से करें, यूपीआई से करें, कार्ड स्वाइप करें, आरटीजीएस करें, एनईएफटी करें, उससे मतलब नहीं है, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। ऐसे सेविंग अकाउंट जो है वो क्या है, आपको ब्याज अकाउंट पे मिलता है।
अब इस पे जो पैसा आया उसका आप लेन देन किसी भी माध्यम से करें, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करें, निफ्टी करें, आरटीजीएस करें, यूपीआई, ये सब माध्यम है लेन देन के। क्रेडिट कार्ड अपने आप में ही लोन है। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? ठीक है, कोई नहीं, ऐसे सवाल लेना शुरुआती दौर है तो आई अंडरस्टैंड। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? क्रेडिट कार्ड एक डॉक्यूमेंट है कि आप 50,000 रुपए तक के लोन लेने के लिए अधिकृत हैं। आप 1 लाख, जो आप कहते हो ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है, मतलब आप 1 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए अधिकृत हैं। 1 लाख रुपए के लोन लेने के लिए अधिकृत है, मतलब आप, आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट 5 लाख है, तो मतलब आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। वो एक आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, पहले से लोन अप्रूव हो चुका है, आप जब चाहे तो उसको ले सकते हैं, और जब लेंगे तो एक निश्चित समय में आपको वापस उसको देना होगा। अगर उस निश्चित समय में नहीं दे पाएंगे तो उसमें ब्याज लगेगा। अब क्रेडिट कार्ड पर ओवरड्राफ्टिंग हो सकती है कि नहीं, आपके लेन देन पर, बैंक से आपकी समझ पर। कुछ केसेस में क्रेडिट कार्ड में भी ओवरड्राफ्टिंग हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरी सीमा 1 लाख रुपए है और मैंने कहीं स्वाइप करके 1,02,000 खर्च कर दिए, तो बैंक उसको क्लियर कर देगा, उसको रोकेगा नहीं। वो 2,000 रुपए हमारे कर्ज पे और उतना उस पर ब्याज जोड़ के बिल में अगले आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, पर वो आपके और बैंक के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। पर आप तो जल्दीबाजी में होते हो, कई बार ओवरड्राफ्टिंग का वो ऐसे ही चार्ज ले रहे होते हैं, जबकि लोग ओवरड्राफ्टिंग करते नहीं। जनरली क्रेडिट कार्ड पे ओवरड्राफ्टिंग करना अच्छा नहीं माना जाता, उससे आपका स्कोर खराब होता है। एक तो कर्जा, कर्जे के ऊपर भी कर्जा, ये ज्यादा खतरनाक हो गया। कर्जे के ऊपर कर्जा ज्यादा खतरनाक माना जाएगा। इस हालांकि कुछ एक बैंक क्रेडिट कार्ड पर भी ओवरड्राफ्टिंग सुविधा देते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस देता है, एसबीआई देता है, आईसीआईसीआई भी कुछ खास किस्म के कार्डों में देता है, वो दिया जा सकता है। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बैंक मित्र की तरह हूं और कोई नहीं, ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं, क्लियर होने जरूरी होते हैं, क्योंकि सवाल इसके इर्द गिर्द आता है और बेसिक सवाल होता है। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो कैसे फिर। तो जो है, एक तो ये हो गया कि डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, क्लियर हो गया। दूसरा जो है, दूसरे तरह के जो जमा हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी 2 तरह से होता है। एक तो होता है फिक्स डिपॉजिट। अब इसको हम फिक्स्ड ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में कोई सावधि बोल रहा है, कोई मियादी बोल रहा है, तो बेहतर है फिक्स्ड, क्योंकि अंग्रेजी वाला शब्द मिलेगा आपको जरूर लिखते समय। फिक्स जमा भी लिख सकते हैं ऐसे, फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा। टाइम डिपॉजिट जो आप समय के आधारित हो, और फिक्स जमा जो है, एफडी क्या होता है, आपने एक निश्चित समय के लिए एक धनराशि जमा कर दी, आपने एक निश्चित समय के लिए एक धनराशि जमा कर दी है, और उस समय के बाद ही आप वो पैसा निकाल सकते हो। अगर उससे पहले निकालोगे तो आपको पेनल्टीज लगेंगी उसके लिए। इसलिए कहते हैं एफडी को तोड़ना नहीं चाहिए, उससे नुकसान होएगा। उससे पहले निकाले तो पेनल्टीज। तो फिक्स डिपॉजिट हो गया। एक होता है जिसको हम आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, या जिसको आप बोल सकते हो कि चक्रीय है। इसमें क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में, जैसे मैं बैंक से कहूं कि मैं हर महीने 5,000 रुपए जमा करूंगा 2 साल तक, हर महीने 5,000 रुपए जमा करूंगा 2 साल तक, तो मैंने कितना जमा कर दिया, 1,20,000, 12 पंचे 60 और 6 दूना 12, तो 1,20,000 रुपए मैंने जमा कर दिए। अब 2 साल बाद बैंक इस पूरी धनराशि पर एक ब्याज मुझे दे देगा, मान लीजिए मिलाकर 1,32,000 रुपए में मुझे 1,32,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मैंने एक निश्चित समयावधि के लिए समय अंतराल पर पैसे जमा किए, और समय पूरा होने पर मुझे वो पैसा वापस मिलता है ब्याज के साथ। इसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर यही काम, रिकरिंग डिपॉजिट जैसा काम ही अगर आप स्टॉक मार्केट में करो तो उसको नाम देते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जहां पे आप कहते हो कि आप, मैं हर महीने कुछ पैसा दूंगा, आप मार्केट में लगाना म्यूचुअल फंड की मदद से, और बाद में जो रिटर्न आएगा दे देना, उसको आप एसआईपी बोलोगे। तो फिलहाल हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। सहारा वो चिटफंड की तरह रजिस्टर्ड थे, पर काम वो आरडी जैसा ही कर रहे थे। यही तो दिक्कत थी कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन चिटफंड की तरह करा रखा था, और वो करते क्या थे कि 10 रुपए रोज, 50 रुपया महीना, 100 रुपया साप्ताहिक, इस तरह से पैसा जमा कराते थे।
तो काम तो आरडी वाला ही कर रहे थे, एक तरह से आरडी ही खोल रहे थे सहारा में वो भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका आरडी के लिए नहीं था, उनका रजिस्ट्रेशन चिटफंड के लिए था। आपके ऊपर है, वो दोनों पार्टी की समझ के ऊपर है। एलआईसी जमा नहीं है, एलआईसी तो इंश्योरेंस है। एलआईसी कोई आप बैंक में जमा थोड़ा कर रहे हो, तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस किस लिए? कि अगर कुछ अहित होगा, ईश्वर ना करे कुछ अहित होगा, तो जो है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक निश्चित समयावधि बाद वो पैसा मुझे कुछ लाभ के साथ वापस मिल जाएगा। एलआईसी में आप जमा कर रहे हो किस लिए? जीवन सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जितने भी इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस जमा नहीं है। इंश्योरेंस क्या है? आप एक भुगतान कर रहे हो ताकि जरूरत पड़ने पर अगर कोई आपदा आती है तो आपको एक धनराशि मिल सके। तो वो आप जमा नहीं कर रहे हो, आपका पैसा नहीं है वो तो आपने पेमेंट कर दिया एक तरह से। तो एलआईसी को तो आप पेमेंट करते हो, इसलिए उसको प्रीमियम बोलते हैं कि आप इतना प्रीमियम दे रहे हो, और जब समय पूरा हो जाता तब आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है। तो ये हो गया आपका जो है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी हो गया और एफडी हो गया, आरडी हो गया। जी सर, कहीं भी कर सकते हैं, बैंक्स में भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी होता है। ये बात रही। अच्छा, ये सारी चीजें, चाहे बचत खाता हो, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी सुविधाएं देता है। तो ये बात बैंक की रही कि बैंक में जो है जब हम खाता की बात करते हैं तो खाता, अभी जो वित्तीय मध्यस्थ ने क्या शुरू किया, लोगों से विभिन्न प्रकार के जमा लेना। तो क्या कौन कौन से जमा हो गए? एक तो हो गया आपके मांग जमा, मांग देता है, और एक जिसको आप बोल सकते हो सावधि जमा या जो है समय आधारित जमा। इसमें दो हो गए आपके फिक्स्ड और रिकरिंग। ये मुख्य कार्य हो गया वित्तीय मध्यस्थों का। तो वित्तीय मध्यस्थ अब क्या कर रहे थे? एक तरफ लोगों से जमा ले रहे थे, दूसरी तरफ लोगों को कर्ज दे रहे थे। लोगों से जमा लेना और लोगों को कर्ज देना। अब यही एक बात और समझ लेते हैं, ये जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है, जो बैंक में आपने पैसा जमा किया है, वो बैंक के लिए एसेट है कि लायबिलिटी? वो बैंक के लिए एसेट है, लायबिलिटी? एसेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिससे आपकी पूंजी बढ़े। लायबिलिटी क्या? जिससे आपकी पूंजी घटे। तो वो आपने 100 रुपए आपके पास जमा किए, बदले में आपको 102 दे रहे हैं, तो उनके लिए लायबिलिटी हुआ एसेट? लायबिलिटी, उनको देना है ना, उनकी जिम्मेदारी है, वो पैसा जिस ग्राहक का उसको वापस करना है, तो वो लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी है। और बैंक जो लोगों को कर्ज देता है वो क्या बैंक के लिए? एसेट। बात क्लियर हो रही? अच्छा, मजेदार बात है, बड़े बड़े धुरंधर भी दिखे मुझे जिनको ये बेसिक्स क्लियरिटी नहीं आई, वैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, वो गलत करे आए। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा बैंक का एसेट है? तो बैंक द्वारा दिया गया कर्ज वो एसेट है, बैंक के पास लोगों का जमा है वो बैंक की लायबिलिटी है। बहुत बेसिक बात है। अब इतना बेसिक बात नहीं, और बातें बड़ी बड़ी कि सर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ऐसा होगा, वो हो जाएगा। अरे पहले बेसिक तो समझो, पहले एसेट लायबिलिटी तो बताओ तुम्हें। रेपो रेट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, और मैं बार बार कह रहा हूं, आप यकीन जानिए। और ये अच्छा है कि विद्यार्थियों का, मैं इसको, आपका ज्यादा योगदान है, मेरा तो खैर क्या ही होगा उसमें। लेकिन जब आप ऐसा आप कह पाते हो कि हाँ सर क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम कहीं भी एग्जाम देते हैं या कुछ भी, तो उसका सिर्फ इतना है कि आपने ध्यान से सुना है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए होंगे, तभी ऐसा हो रहा होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करिए। और बहुत ज्यादा अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये जो आप फालतू की डिटेल याद कर रहे हो कि 6,72,000 करोड़ रुपए व्यय हुए, कभी नहीं आता। एक सवाल मुझे दिखा दीजिए इस तरह की चीजों का, कितना इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, मेंस में एक आध महत्वपूर्ण आंकड़े को ध्यान रखने चाहिए, वो तो हम साथ में करते चलेंगे, भाई ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप संरचना की बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता गति शक्ति में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तब गड़बड़ है। वो आपको पता होना चाहिए 111 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है उसमें, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा में खर्च हो रहा है इतना इतना। तो एक मोटा मोटा आंकड़े हो, बाकी इसलिए पहले दिन से इकोनॉमिक्स आंकड़ों का विषय नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि आंकड़ों से कहानी है लेने देनी। आपको बेसिक क्लैरिटी कितनी है। तो अब यहीं पे एक शब्द और समझते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा मुझे। अगर मैं कहूं कि ये सारा पैसा जो, मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं इसको,
कि जितना भी ये बैंक जमा लेता है, जमा कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का, मांग जमा या समय आधारित जमा। मैं इसकी अनावश्यक हिंदी में नहीं जा रहा। समय आधारित जमा, या जिसको आप सावधि भी बोलते हो, लेकिन सावधि फिर एफडी के लिए भी कहा जाता है। अब अंग्रेजी में इसको बोले तो मांग जमा को क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स, और समय जमा को टाइम डिपॉजिट। और आप जान रहे हो कि इसके दो हिस्से हैं, है ना? अब इधर देखिए जरा, अगर ये जमा बैंक के लिए लायबिलिटी है तो हम क्या बोलेंगे? मांग देताएं बैंक के लिहाज से, कि हमें इतना पैसा मांग डिपॉजिट में देना है, मांग देताएं, और समय देताएं, ऐसा बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। ठीक, अब अगर इन दोनों को जोड़ दें, मतलब कुल मिलाकर कितना बैंक पर जो है लायबिलिटी बन रही है, तो उसको नाम देंगे डिमांड टाइम लायबिलिटी, डीटीएल। डीटीएल, डिमांड टाइम लायबिलिटी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बैंक का दूसरे बैंक के प्रति कुछ लेनदारी देनदारी हो रही हो। जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई से कोई चेक दिया आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो अभी वो चेक जो है एक तरह से एसबीआई का देनदारी बन रही है आईसीआईसीआई की तरफ। मतलब जो बैंकों के बीच में आपस में लेन देन हो रहा है वो एक ही चीज, भाई पैसा तो आप ही का है ना, फिर कहीं लेन देन हो रहा तो एक ही चीज की दो बार गणना हो जाएगी। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डीटीएल में से घटा दे इंटर बैंकिंग लायबिलिटी। जो बैंकों की आपस में लायबिलिटी हो रही है, या यूं कहें इंटर बैंकिंग जमा, बात तो एक ही है। जो बैंकों में आपस में जमा हो रहा हो या जो बैंकों में आपस में देताएं हो, उसको अगर हम घटा दें तो डीटीएल में से अगर हम इंटर बैंकिंग लायबिलिटी घटा दें तो जो मिलेगा उसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। जितनी भी गणनाएं होती हैं बैंकिंग व्यवस्था में वो इसी पर आधारित होती हैं, एनडीटीएल पर। तो एनडीटीएल क्या हुआ? एनडीटीएल का आशय हुआ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। सरल शब्दों में जितना बैंकों के पास मांग देताएं हैं, जितना बैंकों के पास सावधि देताएं, उनको सबको जोड़ लें तो क्या मिलेगा? डीटीएल। डीटीएल में से अगर हम ये घटा दें कि बैंकों के आपस में कितनी देताएं हैं, एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ प्रति कितनी देताएं हैं, तो जो धनराशि बचेगी उसको हम बोलेंगे एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। सो मान लीजिए कि मैं यहां पर बैंक हूं, आपने पैसा जमा किया मेरे पास डिमांड डिपॉजिट की तरह, वो मेरी डिमांड लायबिलिटी हुई। इन्होंने पैसा जमा किया टाइम की तरह, वो मेरी टाइम लायबिलिटी हुई। तो डिमांड टाइम लायबिलिटी मेरी हो गई। ठीक, आपने कुछ पैसा जमा किया कोऑर्डिनेटर सर के पास, वो कोऑर्डिनेटर सर के लिए डिमांड लायबिलिटी। आपने कुछ पैसा जमा किया कोऑर्डिनेटर सर के पास टाइम के लिए, तो कोऑर्डिनेटर सर का डीटीएल हो गया। तो मान लीजिए मेरा डीटीएल 100 रुपए, कोऑर्डिनेटर साहब का डीटीएल 200 रुपए। ठीक, अब हम आपस में भी कुछ लेन देन कर रहे हैं, आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेटर साहब को मुझे 50 रुपए देने हैं, 50 रुपए देने हैं या 10 रुपए देने हैं। तो ये जो 10 रुपए हमारे अकाउंट में आया, तो ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेटर साहब का अकाउंट कितना दिखेगा? 210 रुपए, क्योंकि 200 तो आपने जब दिया हुआ, 10 इनको मुझे भी देने हैं, तो भी तो लायबिलिटी होगी इनकी तरफ। तो 210 रुपए इनकी डीटीएल दिखेगी, इनकी डीटीएल 210 रुपए दिखेगी। ऐसे में एक ही चीज की दो बार गणना हो रही है। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि इनके पास जितना डिमांड टाइम लायबिलिटी माइनस इंटर बैंकिंग लायबिलिटी,
हमारे आपस में जो लेन देन है उसको किनारे कर दीजिए। इस वैल्यू को बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अगर एनडीटीएल की जो वैल्यू होती है उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि बैंकों की एक्चुअल कितनी देयताएं ग्राहकों की तरफ है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ग्राहकों को कितना देना है, ग्राहकों की तरफ कितनी देयताएं बन रही हैं, उसको बोलेंगे एनडीटीएल। बात क्लियर हो रही है? नहीं, इस केस में अभी फिलहाल तो मेरे लिए 100 ही है, क्योंकि आपने पैसा इतना दिया हुआ है, ठीक। वो 10 रुपए जो है वो मेरे लिए क्या हो रहा है, एसेट बनेगा ना, क्योंकि तो मुझे पेमेंट आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो हमारे आप इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको हम गणना नहीं करेंगे, उसको हम गणना नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ग्राहकों से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हमारे इनके बीच की समझ है, हम आजकल दे देंगे। यहां तो हम बात ग्राहकों के संदर्भ में कर रहे हैं ना, तो इसलिए नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, सरल शब्दों में आपको फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। पहले ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि मांग देता है क्यों बोल रहे हैं? कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या? कितने लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा है? रेज योर हैंड्स। कुछ लोग हाँ, एक आध बार और सुनेंगे तो होएगा। ध्यान से सुनिए, इसीलिए नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना ब्लॉक्स बने होते हैं दिमाग में कि पता नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपने जो पैसा बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया, अब बैंक में जमा आप कैसे कर सकते हो? या तो आपका कोई डिमांड डिपॉजिट होगा या तो आपका टाइम डिपॉजिट होगा। डिमांड डिपॉजिट कौन कौन सा हो सकता है? या तो आपका चालू खाते में आपने पैसा जमा किया होगा या बचत खाते में जमा किया होगा। टाइम डिपॉजिट में क्या हो सकता है? या तो आपने फिक्स डिपॉजिट किया होगा या आरडी किया होगा। इस तरह से आपने बैंकों में पैसा जमा किया, ठीक। अब ये जो आपने बैंक में पैसा जमा किया है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ, क्योंकि बैंक उसको आपको वापस करना है और कुछ शायद अतिरिक्त सुविधा भी देनी है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ कि नहीं, क्योंकि पैसा वापस करना है। तो यूं भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा जमा किया गया पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी। तो बैंक की दो तरह की लायबिलिटी हो गई, डिमांड लायबिलिटी होगी जिसमें डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा होगा, और टाइम लायबिलिटी होगी जो पैसा टाइम डिपॉजिट में रखा गया है। इन दोनों को जोड़ लें तो क्या कहा जाएगा इसको? डिमांड टाइम लायबिलिटी, डिमांड टाइम लायबिलिटी या डीटीएल। ये यहां तक बात क्लियर हो गई? अब डीटीएल में एक चीज और भी है कि बैंक आपस में भी तो लेन देन कर रहे हैं, बैंक आपस में भी लेन देन कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह से लायबिलिटी बन रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनर साहब को मुझे 10 रुपए देने हैं, तो ये भी तो इनकी लायबिलिटी में दिख रहा है। वो ना होने पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, डीटीएल में से बैंकों के आपस में जो लेन देन है उसको हम घटा देते हैं। इसी वैल्यू को कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये क्यों घटा रहे हैं? इसका पर्पस ये है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं ग्राहकों का पैसा कितना बैंक में है। हमारे आपस की बात अलग है, ग्राहकों का पैसा कितना बैंक में, ताकि उसको सुरक्षित किया जा सके। इसीलिए आप देखते हो कि सीआरआर किसके लिए मेंटेन करना है, डीटीएल का, एनडीटीएल का? एनडीटीएल का। हमारे आपस में कुछ भी लेन देन चलेगा, पर ग्राहकों का पैसा सेफ होना चाहिए। एसएलआर किसका मेंटेन होना चाहिए? एनडीटीएल का, क्योंकि ग्राहकों का पैसा सेफ होना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी गणनाएं हैं वो एनडीटीएल आधारित होती हैं। तो ये तो बात रही कि बैंकों में जमा कैसे किया जा सकता है। हाँ, उनका फिर 200 आ जाएगा, क्योंकि 100 घट जाए, वो 10 घट जाएंगे जो मेरी लान जमा दे उनकी। क्यों? ₹200 इनका जो है डीटीएल हो गया, अच्छा इनके केस में, और ₹10 इनकी मेरी तरफ जवाबदेही बन रही, ₹10 इनकी मेरी तरफ जवाबदेही बन रही। तो इनके लायबिलिटी में टोटल कितनी वैल्यू दिख रही है? 200 तो आपने जमा किया है और 10 मेरी वाली लायबिलिटी, तो इनके केस में कितना दिखेगा? 210 कि 200 लायबिलिटी ग्राहकों की तरफ, 10 लायबिलिटी सुनील जी की तरफ। पहले आप ये बताइए, बात स्पष्ट हो रही कि नहीं? इनके अकाउंट में कितना दिखेगा? 210। कैसे? फला ग्राहक ने ₹100 जमा किए, फला ग्राहक ने ₹100 जमा किए, ₹200 हो गए ग्राहकों के, और ₹10 सुनील जी के पैसा इनके पास जमा है। तो इनके पास डिटेल कितना हो गया? 210। 210। अब 210 में से अगर हम 210 में से अगर हम आपस में जो जवाबदेही उसको घटा दें ₹10, तो इनका जो है वैल्यू कितना निकल के आया एनडीटीएल का? 200।
हाँ, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटी 10 रुपए, तो वो अगर हम घटा देंगे तो कितना वैल्यू निकल के आई? 200 रुपए। तो यहां पे कितना आया? 200 रुपए। एक बार शायद बोर्ड पे लिखे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, इमेजिन नहीं कर पा रहे आप। मैंने आपको बताया कि एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, एक बैंक है ए, एक बैंक है बी। ए के पास इसके ग्राहकों ने 50 रुपए जमा कराया। किसमें? मान लीजिए या और तोड़ लेते हैं, थोड़ा आपको ध्यान आसा आ जाएगा कि 50 रुपए जमा कराए टाइम डिपॉजिट में। इसमें 30 रुपए मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है और 20 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट है। ये क्लियर हो गया? इस बैंक के पास 40 रुपए डिमांड डिपॉजिट में जमा है। इसमें से मान लीजिए 25 रुपए जमा है करंट अकाउंट में, ऐसे भी लिखते हैं करंट अकाउंट को, और मान लीजिए 15 रुपए जमा है सेविंग अकाउंट में। ठीक? और इस बैंक की किसी तीसरे बैंक ई के प्रति लायबिलिटी भी कुछ है, वो मान लीजिए है 15 रुपए। तो इस बैंक का डीटीएल कितना है? 50, 40, 90, 15, 105। 105 हो गया इसका डीटीएल। ठीक? ये बात स्पष्ट हो गई? अब बी की बात करते हैं। मान लीजिए बी है, इसके पास टाइम डिपॉजिट है 200 रुपए, 200 रुपए टाइम डिपॉजिट है। इसमें मान लीजिए 150 रुपए एफडी है और 50 रुपए जो है आरडी है। इस बैंक के पास मान लीजिए 500 रुपए डिमांड डिपॉजिट है, जिसमें 300 रुपए करंट अकाउंट का है और 200 रुपए जो है सेविंग अकाउंट का है। ये आपका एफडी हो गया, ये आरडी हो गया। और इस बैंक की किसी और बैंक के लिए लाभ जवाब, मान लीजिए एक्स है, उसके लिए जवाबदेही लायबिलिटी है 30 रुपए, ए के लिए लायबिलिटी है 15 रुपए। तो इस बैंक का एनडीटीएल कितना है? इस बैंक का डीटीएल कितना पहले बताइए मुझे। 205, 700, 745, 745 रुपए इसका डीटीएल और 105 रुपए इसका डीटीएल। अब 105 रुपए से अगर हम वो वैल्यू घटा दें जो इंटर बैंकिंग लायबिलिटी है, यहां पर कितना है 15, तो 105 माइनस 15 कितना आया? 90 रुपए। आ गई ना भाई वैल्यू? जो ग्राहकों का पैसा जमा था, जो ग्राहकों का पैसा जमा था। यहां पे भी 745 में से हम ये 45 घटा दें, आ गई वही वैल्यू जो ग्राहकों का जमा था। इसको बोलेंगे इस बैंक का एनडीटीएल कितना है? 700। इस बैंक का एनडीटीएल कितना है? 90। इस बैंक का डीटीएल कितना है? 105। इस बैंक का डीटीएल कितना है? 745। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से अब क्यों हम निकाल रहे हैं, अगर ये लॉजिक समझेंगे तो आसान हो जाएगा। इसको निकालने का पर्पज ये है कि बैंकों के पास ग्राहकों का कितना पैसा है ताकि उनका पैसा सेफ रहे। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जितना भी एनडीटीएल है उसका एक हिस्सा हमेशा रखिए ताकि कोई ग्राहक पैसा मांगने आए तो खाली हाथ ना जाए। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आया कि सीआरआर एनडीटीएल का इतना प्रतिशत होता है, तो बात सही है कि एनडीटीएल का इतना प्रतिशत होना चाहिए, या एसएलआर एनडीटीएल का इतना प्रतिशत होता है। तो इसलिए ताकि ग्राहकों को, पूरी लड़ाई किस बात की है, मैंने कल आपको बताया था, लड़ाई इसी बात की है कि ग्राहकों को ये निश्चिंतता होनी चाहिए कि उनका पैसा सेफ है और जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। क्योंकि दोनों चीजें चाहिए। अगर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो फिर फायदा क्या है? मेरा पैसा मुझे ही नहीं दे रहे हो आप तो फायदा क्या है? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ग्राहकों का पैसा सेफ हो। और यह भी समझना जरूरी है कि जब ग्राहकों का पैसा सेफ होगा और उन्हें ये निश्चिंतता होगी कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, तभी लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे। और इसलिए एक आध बार इंटरव्यू में सवाल पूछा, स्पेशली अगर वो इकोनॉमिक्स वगैरह बैकग्राउंड के रहे, कि सीआरआर तो जबरदस्ती हो गई ना आरबीआई के द्वारा बैंकों पर। नहीं, क्योंकि बैंकों को समझना चाहिए अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी तो लोगों का भरोसा रहेगा, लोगों का भरोसा रहेगा तभी जो है
अब कोई कहे कि सर ये तो जबरदस्ती हो गई मेरे ऊपर, कि विजन कह रहा है कि हाँ सर ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा पढ़ाते समय। मैं कह सकता हूँ ना मेरे ऊपर जबरदस्ती हो गई, कि ऐसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि अगर वो चीजें हमारे सबके हित में है तो आगे हमारी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो बैंक को भी पता होता है कि अगर CRR मेंटेन हो रहा है तो लोगों का भरोसा बना हुआ है, और भरोसा बना है तो हमारा भी बिजनेस चल रहा है। इसीलिए बड़ा अच्छा, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपसे वो क्लैरिटी पे फोकस कर रहे हैं, और क्लैरिटी तभी आती है जब उसको व्यवहारिक जीवन में आप देखोगे। तो कोई भी चीज क्यों की जा रही है, हम क्यों CRR मेंटेन कर रहे हैं? जबरदस्ती थोड़ा ना कि बैंक को हम कह रहे हैं कि नहीं इतने पैसे का बिजनेस ना करिए, हम ये कह रहे हैं कि ग्राहक के पास कभी दिक्कत ना आए। अब देखिए हमारे पास SLR है तो हमें दिक्कत नहीं थी। अभी स्विस क्रेडिट में क्या हुआ, उनके पास SLR जैसी व्यवस्था नहीं थी। जब ग्राहक एकदम से पैसा मांगने आ गए तो उनको लगा कि नहीं चल पाएगा, तो इसलिए फिर स्विट्जरलैंड के जो बैंक है उसने खरीदा उसको। आप वहां भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए दोबारा, बीच में उन्होंने खत्म कर दिया था अपने यहां। तो ये जो है पूरा कवायद किस लिए, कि बैंकों में जो पैसा जमा है लोगों को भरोसा रहे कि वो, आप जब अपने बैंक में पैसा जमा करके कार्ड लेके घूम रहे हो तब को भरोसा है। कोई बता दे कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है तब तो बैंक में जमा करोगे अगली बार। और एक कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 1920 में जो गलती हुई, 1950 तक लोग बैंकों से डरते रहे। 30-35 साल लग गए उस एक गलती को सुधारने में। कितनी चीजें आई तब दोबारा से बैंकों में भरोसा उठा। ग्रीस में एक खबर आती है कि बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग लाइनें लगा लेते हैं, पूरी रात भर की ATM से पैसा निकाल लेंगे, अपने पास रखेंगे। ये भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमाल का भरोसा है बॉस, कि मैं सब जो बात बोल रहा हूं आप उसको गूगल पे चेक नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा अपने ग्रुप से कहता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे यहां, कि टीचरों की बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी है ये, कि गलती से भी गलती ना हो जाए, और अगर हो जाए तो तुरंत जाके सही करिए। क्योंकि इससे बड़ा क्या हो सकता है, आपके सामने गूगल है, मैं कह रहा हूं मेरी बात भरोसा कर ले रहा हूं, आप उसे चेक नहीं कर रहे हो। तो मुझे यहां स्टैंड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे फिट बैठना चाहिए। अगर मैं गलती करूंगा, आप आजकल देखिए अगर एक टीचर गलती करता है कहीं भी तो सभी टीचरों पर संदेह बनता है। इसलिए ये कम से कम हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगा तो आपको तुरंत जाके स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक व्यवस्था है। अब आप आजकल देखिए आजकल क्या हो रहा है, क्यों लोग शिक्षण व्यवस्था में भरोसा नहीं करते, राजनीति में लोगों को भरोसा क्यों नहीं रह गया? अब कारण क्या है? क्योंकि अब सोचिए वहां तो फिर भी चल जाता है, बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा होगा तो लोग पैसा क्यों जमा करेंगे, अपने स्रोत रखेंगे क्यों किसी को?